लंबे समय से बीमार चल रहे पूर्व राष्ट्रपति का निधन। पिछले कई दिनों से दिल्ली के आर्मी अस्पताल में थे भर्ती। बेटे ने ट्वीट कर दी जानकारी। पैंगोंग में सेना ने चीन की फिर घुसपैठ की कोशिश को किया नाकाम। सेना के माकूल जवाब के बाद वापस भागी चीनी सेना। वहीं कांग्रेस बीजेपी में भी घमासान। अवमानना मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बोले प्रशांत भूषण, सम्मान पूर्वक चुकाऊंगा जुर्माना। अगर एससी का कोई और भी फैसला होता तो मैं मंजूर मानता। सुशांत मामले में रिया से सीबीआई ने चौथे दिन भी की पूछताछ। सीबीआई के कई सवालों में फंसी रिया। वहीं गौरव आर्य से भी ईडी की पूछताछ। भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का आज निधन हो गया है। भारत के चहेते राष्ट्रपतियों में शुमार प्रणब मुखर्जी ने अपनी अंतिम सांसें दिल्ली के आर्मी हॉस्पिटल में ली। उनकी उम्र 84 साल थी। कुछ दिनों पहले ही उनकी ब्रेन सर्जरी हुई थी, जिसके बाद उनकी हालत काफी नाजुक हो गई थी और वो वेंटिलेटर पे थे। देखिए रिपोर्ट। लंबे समय से बीमार चल रहे पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन हो गया है। सोमवार शाम को 84 साल की उम्र में प्रणब मुखर्जी ने अंतिम सांस ली। वो पिछले कई दिनों से अस्पताल में भर्ती थे। बीते दिनों प्रणब मुखर्जी कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। उनकी सर्जरी भी हुई थी। प्रणब मुखर्जी के बेटे अभिजीत मुखर्जी ने ट्वीट कर प्रणब मुखर्जी के निधन की जानकारी दी। बेटे ने ट्वीट कर कहा कि आपको सूचित किया जाता है कि मेरे पिता प्रणब मुखर्जी का निधन हो गया है। डॉक्टरों की तमाम कोशिशों और पूरे भारत के लोगों की प्रार्थना और दुआओं के बावजूद वो नहीं रहे। मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं। प्रणब मुखर्जी देश के उन राजनेताओं में शामिल रहे हैं जिनका राजनीति में लंबे वक्त तक सिक्का चला हो। उन्हें एक समय कांग्रेस पार्टी का संकट मोचक भी माना जाता था। तो चलिए बताते हैं पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के राजनीतिक सफर के बारे में। प्रणब मुखर्जी का जन्म 11 दिसंबर 1935 को पश्चिम बंगाल के बीरभूम में हुआ था। 1952 से 1964 के बीच बंगाल विधायी परिषद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि रहे। 1969 में प्रणब मुखर्जी पहली बार राज्यसभा के लिए चुने गए। इसके बाद प्रणब दा 1975, 1981, 1993 और 1999 में भी राज्यसभा का हिस्सा बने, जबकि इसके बीच 1980 से साल 1985 तक राज्य में उन्होंने सदन के नेता के रूप में भी काम किया। 1973 में वो साल था जब प्रणब मुखर्जी को पहली बार केंद्रीय मंत्री बनने का अवसर प्राप्त हुआ। इसके बाद जब साल 2004 में केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनी और डॉक्टर मनमोहन सिंह पीएम बने, तो एक बार फिर डॉक्टर प्रणब दा केंद्रीय मंत्री बनाए गए। उनके राजनीतिक करियर में उस समय सबसे बड़ा मोड़ आ गया जब वो 2012 में भारत के 13वें राष्ट्रपति के रूप में चुने गए। 5 साल तक वो देश के राष्ट्रपति के पद पर कार्य करते रहे। इसके बाद सक्रिय राजनीति से वो पूर्णतः दूर हो गए। डॉक्टर प्रणब मुखर्जी को भारत के सबसे ऊंचे राष्ट्रीय सम्मान भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है। साल 2019 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के हाथों प्रणब दा को भारत रत्न से नवाजा गया, जबकि इससे पहले प्रणब मुखर्जी को देश का दूसरा सबसे ऊंचा राष्ट्रीय सम्मान पद्म विभूषण भी प्रदान किया गया था। बहरहाल पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के देहांत से हर कोई दुखी है। चीन ने एक बार फिर समझौतों का उल्लंघन करते हुए पैंगोंग लेक में अतिक्रमण करने की कोशिश की है। हालांकि चीन की इस हरकत का भारतीय सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया है और पीएलए के सैनिकों को पीछे भागना पड़ा है। आपको बता दें कि ये गतिरोध पिछले 4 महीने से बना हुआ है और अब इस पर सियासत भी तेज हो गई है। देखिए रिपोर्ट। भारत ने पूर्वी लद्दाख के पैंगोंग त्सो क्षेत्र में यथास्थिति बदलने के लिए चीनी सेना द्वारा की जा रही घुसपैठ को नाकाम कर दिया है। हालांकि दोनों पक्षों की ओर से सैनिकों के हताहत होने की पुष्टि नहीं हुई है। चीन की घुसपैठ तो सेना के जवानों ने नाकाम कर दी। वहीं कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने इस मुद्दे को लेकर फिर मोदी सरकार पर निशाना साधा। भारत की संप्रभुता पर हमला बोला जा रहा है। आए दिन चीनी दुस्साहस और चीनी घुसपैठ की खबरें सामने आ रही हैं। आए दिन भारत की अस्मिता पर अतिक्रमण हो रहा है, हमारी सरजमी पर कब्जा किया जा रहा है, परंतु मोदी सरकार है कहां? आज जो खबर आई, आज जो रक्षा मंत्रालय की प्रेस विज्ञप्ति आई, ये अपने आप में चौंकाने वाली है, जिसमें बताया गया कि किस प्रकार से 29 और 30 अगस्त को चीनी सेना ने भारतीय सेना से झड़प की और हमारी सरजमी पर कब्जे का एक बार फिर दुस्साहस किया। कभी गलवान वैली में 20-20 भारतीय सैनिकों की वीरगति, कभी गोगरा स्प्रिंग्स पर चीनी कब्जा, कभी फिंगर 4 से फिंगर 8 तक चीनी कब्जा,
कभी पेंगोंग त्सो लेक इलाके में चीनी कब्जा, कभी डेप्सांग प्लेन्स के अंदर चीनी कब्जा, और अब यह लद्दाख तक सीमित नहीं रहा। उत्तराखंड में लिपुलेख इलाके में चीनी जमावड़ा, और अब तो डोकलाम में डोकाला और नाकुला पास के अंदर भी जिस प्रकार से चीनी मिसाइल्स लगा दी गई हैं, यह भारत को सीधे सीधे खतरा है। देश की सेनाएं तो रक्षा कर रही हैं, वो तो निडर होकर सीना थामे खड़ी हैं, परंतु देश के प्रधानमंत्री मोदी जी कहां हैं? उनकी लाल आंख चीन को दिखाकर वो बात कब करेंगे? चीन को करारा जवाब कब देंगे? चीन से लाल आंख में बातें कब करेंगे? देश की सरजमीन से चीनी कब्जा कब छुड़वाएंगे? रणदीप सुरजेवाला ने पीएम मोदी को चीन से लाल आंख दिखाकर बात करने को लेकर बयान दिया, तो वहीं बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने भी पलटवार कर दिया। जान के रखिए कि ये लाल आंखें वर्सेस भीगी हुई गमगीन आंखों का सवाल है। लाल आंख तो हिंदुस्तान के पास है, लाल आंख मोदी जी के पास है, लाल आंख इंडिया की आर्मी दिखाती है। तभी तो आज हिंदुस्तान का जो संप्रभुता है वो अखंड है, और किसी की हिम्मत जो हिंदुस्तान के संप्रभुता के और आंखें उठाकर देख ले। बच्चा बच्चा आज हिंदुस्तान का इंडिया की आर्मी, इंडिया की सरकार और मोदी जी के प्रति विश्वास के साथ देखता है, और बिल्कुल हृदय में उसका विश्वास है कि जब तक ये सरकार और जब तक हमारी सेना खड़ी है, कोई भी इंडिया के, भारत के संप्रभुता के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता है। वहीं चीन ने पैंगोंग त्सो के उत्तर में अपनी वर्तमान सैन्य स्थिति से पीछे हटने से इनकार कर दिया है। साथ ही पैंगोंग त्सो में चीन ने फिंगर 5 और 8 के बीच अपनी स्थिति को मजबूत किया है, जबकि पीएलए मई की शुरुआत से ही फिंगर 4 से लेकर फिंगर 8 तक के कब्जे वाला 8 किलोमीटर के क्षेत्र में पीछे हटने से इनकार कर चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना मामले में प्रशांत भूषण के खिलाफ आज सजा का ऐलान कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत भूषण को निर्देश दिए हैं कि वो ₹1 का फाइन 15 सितंबर से पहले जमा कर दें। यदि वो ऐसा नहीं करते हैं तो उनको 3 महीने तक की जेल हो सकती है और 3 साल तक के लिए वो वकालत के लिए प्रतिबंधित भी किए जा सकते हैं। देखिए रिपोर्ट। उच्चतम न्यायालय ने वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण के खिलाफ अवमानना मामले में सोमवार को उन पर ₹1 का जुर्माना लगाया। अदालत ने कहा कि यदि वो इसे 15 सितंबर तक जमा नहीं कराते हैं तो उन्हें 3 महीने की जेल और 3 साल तक प्रैक्टिस करने से रोक दिया जाएगा। इससे पहले अदालत ने 25 अगस्त को उनकी सजा पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। प्रशांत भूषण की सजा सुनाने के मुद्दे पर शीर्ष अदालत ने अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल से राय मांगी थी, जिसमें वेणुगोपाल ने कहा था कि प्रशांत भूषण को चेतावनी देकर छोड़ देना चाहिए। बता दें कि वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने न्यायपालिका के प्रति अपमानजनक 2 ट्वीट के लिए सर्वोच्च न्यायालय से माफी मांगने को इनकार कर दिया था। सुशांत सिंह राजपूत मामले में सीबीआई का जांच का आज 11वां दिन है। रिया चक्रवर्ती से लगातार चौथे दिन आज भी सीबीआई ने पूछताछ की है। रिया चक्रवर्ती के साथ साथ उनके भाई शौविक चक्रवर्ती और सुशांत की पूर्व मैनेजर श्रुति मोदी के साथ भी सीबीआई ने पूछताछ की है। तो वहीं दूसरी ओर सीबीआई एक बार फिर सुशांत के बांद्रा वाले फ्लैट में भी गई। देखिए रिपोर्ट। आज सीबीआई की टीम रिया से फिर पूछताछ कर रही है। सुशांत सिंह राजपूत केस में रिया से लगातार चौथे दिन पूछताछ हो रही है। रिया अपने भाई शौविक चक्रवर्ती के साथ डीआरडीओ गेस्ट हाउस में है, जहां सीबीआई की टीम उनसे केस से जुड़े सभी सवाल कर रही है। रविवार को सीबीआई ने रिया से सुशांत को दिए गए मेडिकल ट्रीटमेंट और दवाइयों से संबंधित चैट को लेकर सवाल किए। बताया ये जा रहा है कि पूछताछ के दौरान रिया ने जो जवाब दिए वो संतोषजनक नहीं थे। सीबीआई के सूत्र ने कहा कि सीबीआई ने उनसे सुशांत के क्रेडिट कार्ड और अभिनेता के मेडिकल उपचार के दौरान किए गए खर्च के बारे में भी सवाल पूछे। सूत्रों ने बताया कि जब सुशांत के मेडिकल ट्रीटमेंट और दवाओं के बारे में रिया से सवाल पूछे गए तो रिया ने उनके गोलमोल जवाब दिए और सुशांत की समस्याओं और ड्रग चैट के बारे में पूछे जाने पर वो कंफर्ट महसूस नहीं कर रही थी। रिया के अलावा सुशांत की मौत के दिन उनके घर पर मौजूद सिद्धार्थ पिठानी, नीरज और दीपेश से भी लगातार पूछताछ हो रही है। सीबीआई की टीम की जांच 11 दिन से जारी है। वहीं सुशांत के परिवार का कहना है कि उन्हें न्याय पर भरोसा है और उम्मीद है कि जल्द ही मामले की सभी परतें खुल जाएंगी। जेईई नीट की परीक्षाओं को लेकर पूरे देश में अब सियासत गर्माती ही जा रही है। तो इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लखनऊ में जमकर विरोध प्रदर्शन किया। उनकी मांग है कि कोरोना काल के दौरान परीक्षा को स्थगित कर देना चाहिए।
तो इस विरोध प्रदर्शन को रोकने के लिए पुलिस ने जमकर समाजवादी कार्यकर्ताओं पर लाठी भांजी। तो इस पर अखिलेश यादव का क्या कहना है, आइए आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। जेईई नीट परीक्षा के आयोजन पर समाजवादी पार्टी समेत अन्य विपक्षी दलों का विरोध प्रदर्शन जारी है। इसी क्रम में सोमवार को सपा कार्यकर्ता राजधानी लखनऊ में राजभवन का घेराव करने पहुंचे। सभी धरना प्रदर्शन करने के लिए राजभवन के बाहर बैठ गए। पुलिस ने हटाना चाहा तो झड़प हुई, जिसमें पुलिस ने जमकर लाठीचार्ज कर प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा है। इस दौरान कार्यकर्ताओं के ऊपर जमकर लाठियां चलाई गईं। कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट कर कहा कि जिस प्रकार देश के परीक्षार्थियों ने अपनी नापसंदगी दर्शाकर अपना रोष दर्ज किया है, उस पर साफ कर दिया गया है कि चिंतित युवा और अभिभावक भी चाहते हैं कि सत्ताधारी अपना दंभ त्याग कर परिवार वालों की मांग सुने। याद रहे, पलटे हुए अंगूठे सत्ता भी पलट देते हैं। ये जनतंत्र है, मनतंत्र नहीं। दरअसल कोरोना काल में जेईई और नीट की परीक्षा को लेकर विपक्षी दलों के साथ साथ छात्रों ने भी नाराजगी जाहिर की है। अखिलेश यादव ने भी सीएम योगी को परीक्षा स्थगित करने की मांग की थी, लेकिन सरकार ने परीक्षा स्थगित करने से इनकार कर दिया। कोरोना वायरस की रफ्तार देश में मानो थमने का नाम ही नहीं ले रही है और इसका कहर दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। पिछले 2 दिनों से देश में 78,000 से ज्यादा मामले सामने आ गए हैं। तो वहीं अगर हम राज्यों की बात करें तो महाराष्ट्र की कंडीशन भी खराब होती जा रही है और दिल्ली में भी अब ज्यादा मामले आने लगे हैं। देखिए रिपोर्ट। भारत में कोरोना संक्रमण का ग्राफ पिछले 1 सप्ताह में तेजी से बढ़ रहा है। देश में सोमवार सुबह स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए आंकड़ों के अनुसार देश में कुल संक्रमितों की संख्या 36,21,245 हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में 78,512 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 971 लोगों की मौत हुई है। देश में इस वक्त कोरोना के 7,81,975 मामले एक्टिव हैं। महाराष्ट्र में एक बार फिर कोरोना वायरस के मामले बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 16,408 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 296 मरीजों की मौत भी हुई है। महाराष्ट्र में कोरोना के कुल मामले 7,80,689 पार हो गए हैं, जहां पर 24,399 लोगों की मौत भी हो चुकी है। देश की राजधानी दिल्ली में एक बार फिर कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं। राजधानी में रविवार को 2024 नए केसेस सामने आए हैं, जबकि 22 कोरोना मरीजों की मौत हुई है। वहीं 1249 कोरोना मरीज ठीक भी हुए हैं। दिल्ली में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा अब 1,73,390 पहुंच गया है। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच राहत सिर्फ इस बात की है कि रिकवरी रेट में भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। ताज़ा आंकड़ों में रिकवरी रेट 76% से ज्यादा नजर आ रहा है। वहीं डेथ रेट में भी कमी हो रही है। ताज नगरी आगरा से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। जिसने भी इस घटना के बारे में सुना उन सब के होश उड़ गए हैं। दरअसल ये मामला एक परिवार का है, जहां पर 3 लोगों की हत्या कर दी गई और उन्हें जलाने की कोशिश भी की गई। वहीं दूसरी ओर बहराइच में एक सड़क हादसे में 5 लोगों की मृत्यु हो गई। देखिए रिपोर्ट। यूपी के आगरा में ट्रिपल मर्डर की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या कर उनके शव जलाने की कोशिश भी की गई। सोमवार की सुबह तीनों के शव जली अवस्था में घर के अंदर मिले। मरने वालों में पति, पत्नी और जवान बेटा शामिल है। वहीं आगरा के अपर पुलिस महानिदेशक अजय आनंद ने बताया कि 3 व्यक्तियों की हत्या हुई है और हत्या करके उनके शव को जलाने का प्रयास किया गया। 6:30 बजे सूचना मिली कि थाना इस्माइलदौला का जो क्षेत्र चौकी क्षेत्र नगरा किशन लाल, यहाँ पर एक परिवार के 3 व्यक्तियों की डेड बॉडी मिली है। तत्काल हमारे सभी अधिकारी इसके साथ स्थिति पहुंचे। 3 व्यक्तियों की हत्या हुई है और हत्या करके उनके शव को जलाने का प्रयास किया गया है। 3 परिस्थितियों में हत्या हुई है। इसकी जांच का विषय है। इसकी जांच शुरू हो गई है और कुछ ऐसे सुराग हमें मिले हैं। उम्मीद है कि जल्द से जल्द इस घटना का अनावरण होगा। वहीं उत्तर प्रदेश के बहराइच में सोमवार को गोंडा हाईवे पर एक ट्रैवलर वाहन पीछे से ट्रक में जा घुसा। हादसे में 5 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि 11 लोग घायल हो गए हैं। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने बताया कि गोंडा बहराइच राजमार्ग पर पयागपुर थाना क्षेत्र के चौराहे के पास खड़े ट्रक से एक ट्रैवलर की टक्कर हो गई, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई। आज प्रातः करीब 4:15 बजे के आसपास पयागपुर थाना क्षेत्र में सुकई पुरवा चौराहे के पास एक फोर्स क्रूजर गाड़ी थी, जो कि बिहार से उसमें मजदूर लदे हुए थे और अम्बाला फैक्ट्री में काम करने के लिए जा रहे थे। वो सड़क के किनारे खड़ी हुई एक ट्रक से टकरा गई
और उसमें करीब 5 लोगों की डेथ हुई है। 2 लोगों की मौके पर डेथ हुई है, 3 लोगों को CSC हॉस्पिटल भेजा गया था, वहाँ उनकी डेथ हुई है और 11 लोग घायल हैं, जिसमें से 3 लोगों को डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भेजा गया है। 8 लोग मामूली रूप से घायल हैं, उनका इलाज चल रहा है। और ट्रक कब्जे में ले लिया गया है। तो पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है, FIR दर्ज कर ली गई। एक और जहां ट्रिपल मर्डर से सनसनी फैल गई है, तो वहीं बहराइच में सड़क हादसे के चलते 5 लोगों की मौत हो गई है। कोरोना वायरस के चलते पूरे देश में और प्रदेश में लॉकडाउन लगाया गया था और फिर इसे फेजेस वाइज खोला गया था, लेकिन अब दिल्ली में दिल्ली मेट्रो को चलाने का आदेश आ गया है और 7 सितंबर से दिल्ली मेट्रो फिर से अपनी ट्रैक पर दौड़ेगी। आंखें तरस गई थी, दिमाग थक चुका था कि कब आएगी वह घड़ी जब दिल्ली में लॉकडाउन के बाद हमारी मेट्रो चलेगी। तो भगवान ने हमारी सुन ली। 7 सितंबर से शुरू हो रही है तेरी मेट्रो, मेरी मेट्रो, हम सबकी मेट्रो। नहा धोकर, सज कर, संवर कर तैयार है हमारी मेट्रो। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.